नमस्कार, आदित्य के टीसीटेक क्लासेस में आज सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। आइए क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग के लिए एक पंक्ति है। क्यों रुक जाते हो 4 दिन के मेहनत के बाद, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। अब के बाद सीटेट पर आदित्य की टीसीटेक क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक हुआ, इस पर सारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचार द्वारा किया गया? BF स्किनर, ख जॉन डीवी, ग एरिक इरिकसन, घ चार्ल्स डार्विन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डीवी। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार है? क पर्यावरण, आयु और वृद्धि, ग वंशानुक्रम, ये सभी। सही उत्तर हो जाएगा आयु और बुद्धि। तीसरा प्रश्न कर रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, जीजूभाई, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीजूभाई। आइए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? रुचि और प्रयास, आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, व्यक्ति विभिन्नता, रुचि। घ उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रुचि और प्रयास। आइए अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत बालकों के विश्लेषण पर बल दिया गया है? पहला कहता है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, ख संचारवादी शिक्षा प्रणाली, ग मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, घ समाजवादी शिक्षा प्रणाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। छठा प्रश्न कहता है बच्चों में आलोचनात्मक सोच बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का विकास होता है। इसे किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवतावादी शिक्षा प्रणाली। ख कहता है संरचनावादी शिक्षा प्रणाली, ग मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, घ कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवतावादी शिक्षा प्रणाली। आइए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? वर्ष 2001 में, 2004 तक, 2005 तक, घ 2004-2005। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2001 तक। आइए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सब पढ़े का नारा किसने दिया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत? ख डिजिटल इंडिया के तहत, ग स्वच्छ भारत अभियान के तहत, घ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान के तहत। जो हमारा प्रश्न है ये ऑप्शन है क। आइए अब हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? व्यक्तिगत अंतर, बाल अधिकार, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। यहाँ देखिए एक शब्द है यहाँ पे व्यक्तिगत अंतर। ये इसका अर्थ होता है इसमें बच्चा क्या अपने आप से बात करता है, ठीक है।
इसका सही उत्तर है ग, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। आइए अब हम लोग 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ सत्य के बारे में पूछा जा रहा है। क, भारत के 6 से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ख, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों कि किस प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने में वंचित किया जाएगा। कहता है यदि 6 से अधिक आयु का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। यहाँ पर कहता है, पहला कहता है केवल क, दूसरा कहता है केवल ख, तीसरा कहता है केवल ग, चौथा कहता है ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें चारों हो जाएगा। आइए एक बार मैं इस 10वें प्रश्न को एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। शिक्षा का अधिकार का नियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कहता है क, भारत के 6 से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बच्चे की मुफ्त और आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से उन्हें वंचित किया जाएगा। ग कहता है यदि 6 से अधिक आयु के कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। ग कहता है शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता। घ कहता है अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को मानना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या है? ख है, धैर्य और दृढ़ता। आइए हम लोग 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है। क कहता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ग कहता है रटने के प्रोत्साहन करके, ग कहता है अग्र और शिक्षण की तकनीकें अपनाकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। क्या कहता है? शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। आइए अब हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? क कहता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश। ग कहता है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर लेना पर बल देना। इसका घ कहता है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। देखिए ये जो प्रश्न है ना, इसमें निम्नलिखित, मैं फिर से प्रश्न को पढ़, निम्नलिखित में तो कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं है? इसमें देखिए एक पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड इसमें बहुत ज्यादा है। जहां पर आपको केवल, ठीक है, केवल आपको अगर आ जाए, उसके बाद रटाने का बात अगर आ जाए, ठीक है, उसके बाद बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, अगर ये सब चीज होगा, ये सब शब्द जो है ना वो सब निगेटिव शब्द में आपको आएंगे। ठीक है, उसके बाद आइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
प्रगतिशील शिक्षा को मैंने शिक्षा को उनको प्रगतिशील करना है, शिक्षा करने के उससे समय सारणी बैठने की व्यवस्था में हमको क्या लचीलापन लाना चाहिए। ठीक है, कठोरता से हम नहीं कर रहे हैं, इसमें कठोरता क्या शब्द जो आ रहा है ये भी एक निगेटिव शब्द है। आइए हम लोग केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसमें अपेक्षा की जा सकती है। क वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्राकृतिक का त्याग करें तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी प्रणाली पाई जा सकती है। ख कहता है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल को सीखें। यहाँ कौशल सीखने का जो है एक स्किल के तौर पर यहाँ पे इसको इंग्लिश में इसको स्किल कहते हैं। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं इसको। तो इस कौशल क्या है? कौशल आप समझिए कि समाज में होकर अगर कोई बढ़िया कार्य कर रहे हैं, ठीक है, एक सुसज्जित ढंग से मान लीजिए समाज में अगर आप हैं तो ये आपके आसपास के पड़ोस में कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा है, आप क्या करिएगा, एक डब्बा लीजिएगा, फूट का ही डब्बा लीजिए और सवेरे आप बाहर रहें, सड़क बहारें, अपना एक्टिविटी के सड़क बहारें, वो कचरा जो भी कचरा था, प्लास्टिक का टुकड़ा था, उसको क्या किए कार्टून में ले जाकर रख दिए, जो भी कचरा था, बाद में उसको क्या किया, उसको जला दिए, ऐसे चीज करके साफ सफाई वातावरण की। ठीक है, ये सब चीज़ है। ये कौशल आपका ये क्या होगा, ये एक्टिविटी में आया, आप एक डब्बा लेके जो आए वहाँ पर रखे, उस पर वो काम कोई और नहीं किया लेकिन आप किए उसको, तो आपके देखा रहे कि और भी सब लोग करके सीखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौशल के संबंधित मैंने आपको यहाँ पे एक परिचय मैं दिया हूँ। ठीक है, गौ कहता है वे बिना प्रश्न उठाए समाज में विनिमयों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकते हैं। घ कहता है किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। क्या कर रहा है 14 प्रश्न में एक बार फिर से बोला, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रतिमान में बच्चे का समाजीकरण जिस प्रकार किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। वे कौन सी अपेक्षा की जा सकती है? वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करेंगे, वो समाज में जितने भी कार्य होंगे उसमें वो भागीदार में करेंगे। ठीक है, निर्वाह करेंगे, उसका सामाजिक कौशल को वो सीखेंगे। चलिए आइए हम लोग 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? को कहता है कक्षा में प्रजातांत्रिक का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ख कहता है विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ग कहता है जिज्ञासा विद्यार्थी के स्वभाव अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। घ कहता है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। आइए हम लोग 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने का अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक ही शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, संप्रेषण और व्यवस्था की, सुगमता, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले। इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्देशक की। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। 16 नंबर कर रहा है बच्चों में ज्ञान की रचना करने का अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इसके परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होगा? वो तो क्या दिशा निर्देशन देगा ना हम लोग को, है कि नहीं?
इसका निर्देश की भूमिका होगी। चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों को एक कोने में बैठाना, प्रगति से प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। ग कहता है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चे के लिए हस्तपकड़ गतिविधियां। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। क्या कर रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है शामिल है? बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के हस्तपरक गतिविधियां, हाथ से जो भी चीज मैंने किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप देख लें तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी कूट के बने हुए, इससे कूट से बने हुए उसको घर बनाते हैं। कूट से घर बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मिट्टी से बने हुए घर को बनाएंगे, है कि नहीं। मिट्टी से कुछ आकार को इस चीज का करेंगे, हाथ से जो अपना जो भी कला है इस चीज करके। ठीक है, उसके बाद कुछ क्या करेंगे, कागज के फूल बनाएंगे, मैंने कुछ अपने हाथ से ही कला अपने हाथ के इससे ही करके ये सब चीज वही कह रहा है कि यहाँ बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां होनी चाहिए। चलिए आइए हम लोग 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष में को प्रदर्शित कर रही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है? यहाँ पर अब बता रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा कैसा होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है। एक कक्षा जिसमें शिक्षक नोट लिखा देती है, ठीक है, और शिक्षार्थी से उन्हें याद करने को कहा जाता है। ठीक है, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसके संदर्भ में शिक्षिका देती है। ठीक, ग कहता है एक कक्षा में शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ठीक, ग कह रहा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। कह रहा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ठीक है, हमको लगता है कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कह रहा है, प्रश्न को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है, तो यहाँ प्रदर्शित यही कर रहा है एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिकता शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ग कहता है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। घ कहता है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ठीक, आइए हम लोग 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क नियामांकन है, ख समावेशी को प्रोत्साहित करता है, ग आवृत्ति को बढ़ावा देता है, घ खोज और प्रोत्साहन देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति को बढ़ावा देता है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण
उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम, यहाँ अधिगम का अर्थ क्या हुआ, सीखने को सुगम बने, सरलता पूर्वक बनाएगा, सुगमता को सरल बनाता है। कैसे बनाता है, आवृत्तियों को बढ़ावा देकर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग यहाँ कर रहा है पाठ नियोजन की 5 चरणबद्ध प्रणाली किसने शुरू की, टालमन ने, बीने ने, हर्बटर ने या ब्लूम ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बटर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अब हम लोग 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। इसका पहला कहता है अध्यापक, ख कहता है बच्चा, ग कहता है विषय वस्तु, घ कहता है वातावरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्हें शामिल कर उनका संचय होना चाहिए था, च होना चाहिए था, संचय करना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। यंत्रबद्ध याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नाम अंकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, बच्चों को अनुभव को प्रमुखता देना। ठीक है, क्या कर रहा है प्रश्न, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा, डी में क्या कह रहा है हमारे, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न कहता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चे द्वारा शिक्षा द्वारा बच्चे को आदेश देने की क्या किया जाना चाहिए, बच्चे का अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता। निर्धारित सूचना अनुसार करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। ठीक है, एक बाल केंद्रित शिक्षा कक्ष में बच्चे समानता सीखते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों में के रूप में मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या समूह रूप से, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। कैसे, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 27वां प्रश्न कहता है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय है कि सभी छात्र बिना किसी भी दिन समान पद्धति युवा सामग्री से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनकी अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। सी कहता है किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। कहता है डी कहता है आपको समान शिक्षा पाने के बाद अपनी
क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ठीक है, एक बार मैं प्रश्न को पढ़ दूं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय है? समान शिक्षक क्या कर रहा है? समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय है? तो समान शैक्षिक अवसर से है ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूल हो, ठीक है, तथा उनके भविष्य के कार्य में सहायक हो। चलिए आइए अब हम लोग 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा से अधिगम पर बल देने वाली परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षा की तकनीकें अपनाकर, शिक्षा की तकनीक अपनाकर, परीक्षाएं परिणाम पर केंद्रित होकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। हो गया, क्लियर है। प्रगतिशील शिक्षा का क्या, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? इसमें मानकीकृत परीक्षण होता है, इसमें कार्य आधारित अधिगम होता है, इसमें डाटा आधारित शिक्षा होती है। इसका और डी कहता है इसमें मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसमें डाटा आधारित शिक्षा होती है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं? निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। उनकी विषयों पर फ्लेक्सिबिलिटी, जो छात्र सीखना चाहते हैं, जीवन प्रयत्न अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, परीक्षाओं में अंक लाने पर जोर देना। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन प्रयत्न अधिगम सामाजिक कौशल पर जोर देना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थी में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, सी कहता है विद्यार्थी को परीक्षा के लिए तैयार करना, उसके बाद डी कहता है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, आइए हम लोग 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधि के अनुरूप होनी चाहिए, रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चे को बैठाना चाहिए, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होना चाहिए। मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी कक्षा में किस वर्ग के आप टीचर हैं, ठीक है, तो उसमें आप किसी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं कि नहीं ये टॉपिक में अगर मैं पढ़ाऊँगा तो इसमें सारे बच्चों को ये सब चीज़ आना चाहिए, है कि नहीं? ये सब चीज़ सब बच्चे को आना चाहिए, वो मन सुंदर से लिखावट भी होना चाहिए, वो सब बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, आप उसमें ये सब चीज़ें करेंगे, आप उसमें एक चयनित करिएगा कि आप ढूंढिएगा उसमें कि यह इसमें सुंदर लिखने वाले बच्चे कितने हैं। आप कुछ लिखे, बोले कि बच्चों इसको थोड़ा जल्दी से लिख के दिखाओ, तो आप देखेंगे उसमें कुछ अच्छे बनावट अच्छे लिखने वाले बच्चे बहुत सारे लोग होंगे, है कि नहीं? तो आप उसमें क्या करिएगा, मान लीजिए सपोज करिए कि 35 बच्चों में 10 बच्चे आपके बहुत सुंदर लिखावट लिखते हैं और सब बच्चे जो हैं वो सुंदर लिखावट नहीं लिख पाते हैं, लेकिन बच्चों में क्या है, देख कर लिखना बहुत जल्दी सीखते हैं, है कि नहीं? तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, वो 200 बच्चों को क्या करिएगा ना कि
30 अगर 35 बच्चे हैं तो क्या करिएगा कि 10 के बीच में एक एक लड़का को उसको रख दीजिएगा और उस वहाँ बताइए, वहाँ पे आप दिखाइए, समझाइएगा उसको, तो वो बच्चे सब क्या करेंगे, वो अच्छा सुंदर अच्छा आप एक गाइड भी करिएगा कि बच्चों तुम लोग को अच्छा से लिखना है कि नहीं। तो वहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, वहाँ पे देख के लिखेंगे कि अरे ये तो बहुत सुंदर अच्छा से लिखा, लाओ हम भी थोड़ा से देख के लिखते हैं। उसमें उसके अक्षर की भी बनावट होगी, सब चीज़ का होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधि के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। बैठने की व्यवस्था हम लोग उसको सही कर दिए। एक और उसमें कैसे उसको क्लास में बच्चों को बैठाना है, तो पहले छोटा बच्चा, फिर उसके बाद उससे बड़ा बच्चा, फिर उससे बड़ा बच्चा, उसके बाद उससे बड़ा बच्चा, ठीक। और उसमें कोई गतिविधि अगर हमको करवाना है तो गतिविधि करने के लिए वही सब एक्टिविटी हम बताए भी आपको, है कि नहीं। चलिए ठीक है, मैं आशा करता हूँ यह 32 नंबर प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्रतीक प्राप्त की है, मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा रचनावाद, है ना। आइए 34वें प्रश्न में एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, समावेशी, एकीकृत, ठीक है, विशेष, नियमित। इसका सही अर्थ हो जाएगा समावेशित होगा, समावेशी होगा। क्लियर। चलिए आइए अब हम लोग 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 की संतुष्टियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विश्वविद्यालयों को राजनीतिक से मुक्त करना, ज्ञान की वह जीवन से जोड़ना, ज्ञान को वह जीवन से जोड़ना। सी कहता है राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक मूल्यों का सामना। डी कहता है परीक्षाओं में लचीलापन, ठीक है। इसका सही अर्थ हो जाएगा विश्वविद्यालय को राजनीतिक से मुक्त रखना। क्या है, अब विद्यालय है उसमें राजनीति से उसको मुक्त रखा जाएगा ना। विद्यालय का अर्थ क्या है, जहाँ विद्या को हम लोग अर्जित करते हैं, तो वहाँ पर राजनीतिक लोग का क्या, वहाँ पर सबके औचित बात ये होगा, है कि नहीं। यहाँ पे इसी के लिए राजनीति से उसको मुक्त रखा जाएगा। चलिए आइए हम लोग 36वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। पाठ्यक्रम संचालन पूरा करना। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। इनमें सभी, इसका सही अर्थ हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। क्या है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, है ना। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, ठीक। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, ठीक है। और इनमें सभी क्या कर रहा है, शिक्षा अधिनियम 2009 कह रहा है विद्यालय में नियमित समय पर उपस्थित होना होगा, ठीक। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। क्लियर हो गया, ये है कह रहा है। उसके आइए अब हम लोग 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न कहता है भारत की संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। 14 वर्ष तक की सभी बच्चों के लिए, सभी छात्र के लिए, सभी छात्र और प्रौढ़ के लिए, सभी नागरिक के लिए। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। आइए हम लोग 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। समावेशी शिक्षा, पृथक शिक्षाकरण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। इसका सही हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसका
समावेशी शिक्षा। क्या करा, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा का। ठीक है। 39वां प्रश्न करता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा के अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावनाओं में विश्वास करना, मानक निर्देश का मूल्यांकन, वह प्रेरणा एवं एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक के केंद्रित अधिगम। यहाँ प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावनाओं में विश्वास करना। क्लियर हुआ? क्या कर रहा है प्रश्न, एक बार फिर से मैं देख लूं। आइए हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा के अवधारणा के बारे में प्रमुख है? इसमें सबसे प्रमुख कौन सा है? बच्चे प्रत्येक क्षमता और संभावनाओं में विश्वास करना। क्लियर हो गया? आइए, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया निष्क्रिय रूप से प्रति भाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक के केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवाद होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा बाल केंद्रित होती है। आइए हम लोग 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक को सृजनात्मक को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह कार्य प्रदान करना। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब 42वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अपरिहार्य है कि शिक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चे को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। शिक्षक की पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिक अधिनायक तात्ववादी होता है, सत्तावादी होता है, जहाँ शिक्षक का आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। डी कहता है सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य का शिक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है। ठीक है, समझने के लिए बच्चे को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। क्लियर? चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है प्रतिबंध परिवेश में अधिगमन, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, वे गतिविधियाँ जिसमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चे के लिए एक कोने में बैठाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। मैंने इस पर एक चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, आइए हम लोग 44वें प्रश्न को बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचार द्वारा किया गया है? बी एफ स्किनर, जॉन ड्यूवी द्वारा, एरिन इरवर्सन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन ड्यूवी द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 45वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण उपलब्ध कराकर अधिगमन को सुगम बनाता है जो कि खोज और प्रोत्साहन खोज का प्रोत्साहन देता है, समावेश को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, नियमांक होता है, खोज और प्रोत्साहन को देता है। ठीक है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में, एक मैं फिर से प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक की एक ऐसी वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज और प्रोत्साहन देता है। क्लियर? चलिए आइए हम लोग 46वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा के अवधारणा के बारे में प्रमुख है?
मानक निर्देश का मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगमन, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावनाओं में विश्वास करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावनाओं में विश्वास करना। आइए हम लोग 47वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, खाली सिलेटों के रूप में, सक्रिय अन्वेषण के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सक्रिय अन्वेषण के रूप में। ठीक है, आइए हम लोग 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को पूर्ण रूप में स्वतंत्रता देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों की नैतिकता शिक्षा देना, बच्चों की शिक्षक अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की नैतिक शिक्षा का देना। देखिए यहाँ पे मैं बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में देने के बारे में करें। नैतिकता का अर्थ क्या था, मैंने पिछले कक्षा में इस पर बहुत विशेष रूप से चर्चा किया था। नैतिकता का अर्थ क्या होता है? उसके अंदर दया की भावना, प्रेम की भावना, बड़ों का आदर सम्मान करना, है कि नहीं? बड़ों का पैर छूकर प्रणाम करना, ये सब कहाँ से? ये सब संस्कार ही हम लोग तो देंगे, है कि नहीं? तो यही यहाँ पे बच्चों को नैतिक शिक्षा देना है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि नैतिक शिक्षा के बारे में आप लोग स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे। आइए हम लोग 49वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? बाल आधारित, बाल अधिकार, सभी बच्चे के सभी संदर्भ में समान होते हैं, बच्चे के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, व्यक्तिगत अंतर। ठीक है, व्यक्तिगत अंतर। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत अंतर हो जाएगा। व्यक्तिगत अंतर। बाल केंद्रित शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? व्यक्तिगत अंतर। देखिए व्यक्तिगत अंतर का क्या है, यहाँ पर शब्द मैं स्पष्ट रूप से कर दूं। व्यक्तिगत अंतर क्या होता है? जिसमें बच्चे अपने आप से कुछ बात करते हैं, उसको व्यक्तिगत अंतर कहेंगे। आइए हम लोग 50वें प्रश्न पे। एक शिक्षार्थी केंद्र कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंक के मुकाबले करके करने के हेतु प्रोत्साहित करना। वे अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चे को वैसा करने के लिए निर्देशित देना। सी कहता है मुख्य तथ्यों का व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना, बाद में शिक्षार्थी को उनकी सजगता के लिए आकलन करना। डी कहता है इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना कि जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करके प्रोत्साहित हो। यहाँ देखिए एक पॉजिटिव वर्ड है, आपको यहाँ प्रोत्साहित हो सकता। ठीक है, इस समय और सब में क्या है? निगेटिव वर्ड है आपको। देखिए इसके बाद वाला सेशन में पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड मैं लेके आ रहा हूँ। इसमें आप लोग को बहुत सहूलियत होगा क्वेश्चन बनाने इस सब चीज़ में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। आइए हम लोग 91वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तथा विशेष होता है। ठीक है, इसके लिए वह उन्हें उनकी अपनी शिक्षा का विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है, वह अपनाता है। क्या करता है? बाल केंद्रित शिक्षा, विविध केंद्रित व्यवस्था, शिक्षक केंद्र स्तर शिक्षा, विद्यालय केंद्र स्तर शिक्षा। यहाँ पर क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा केंद्रित नहीं होगा, विविध केंद्रित नहीं होगा, विद्यालय केंद्रित शिक्षा नहीं होगा, है कि नहीं? बाल जब भी होगा तो बाल केंद्रित शिक्षा होगा। ये सब क्या है? यहाँ पे निगेटिव वर्ड में इसका शिक्षक केंद्रित तो कभी होगा ही नहीं।
चलिए आइए अब हम लोग 92वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, व्यवस्था फेल हो गई, बच्चे प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा क्या? व्यवस्था फेल हो गई। आइए इस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपका पढ़ाने का जो शैली था, तरीका जो था, वो बच्चों को नहीं समझ में आया, है कि नहीं? तो उसमें क्या हुआ? उसमें आपने तो पढ़ाया, आपने तो 100% अपने लगाया, लेकिन बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाए, उस चीज़ को बच्चे नहीं सीख पाए, है कि नहीं? तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ बच्चे फेल नहीं हुए, वहाँ पर शिक्षक फेल हो गए, वहाँ पूरी व्यवस्था पूरा फेल हो गई। जो हमने सिखाया वो व्यवस्था फेल हो गई, है कि नहीं? चलिए आइए हम लोग 53 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति के और विषय में ज्ञान में दक्षता, अंतिम मानक भाषा में पढ़ने की दक्षता। इसका सही उत्तर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता के बारे में हो जाएगा। क्लियर? क्या होना चाहिए? प्रश्न क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता के साथ मानना चाहिए। आइए हम लोग अब 54वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभा का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थी को कोचिंग कराना। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभा का पोषण करना एवं प्रश्न के अवसर उपलब्ध कराना। सही आप लोग समझ पाए होंगे इस प्रश्न को। बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विविध का चयन करेंगे? बच्चे को पढ़कर आने को कहने को प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करके तथा बच्चे को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चे को शामिल करेंगे, बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। आइए हम लोग 55वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकल अभिभावक वाली बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चे के समान व्यवहार करना चाहिए। एक प्रकार के बच्चे के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कर रहा है? इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चे के समान व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार देख लीजिए। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए? एकल मैंने एक हो गया, ठीक है। अभिभावक वाले बच्चों को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चे के समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, न कि उसे दूसरा व्यवहार करना चाहिए। आइए, अंतःपरक का अनुदेश क्या है? शिक्षार्थियों को आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूप को प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अवस्थित एवं
स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसी समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदले। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थियों के आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम लोग 57वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर रखने के प्रोत्साहित करके यहाँ रखने होना चाहिए था। अग्र शिक्षा की तकनीक का अपनाकर, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। आइए हम लोग अब 58वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चा सामान्यता सीखते हैं व्यक्तिक और समूह दोनों के रूप में। मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से, समूह से। इसका सही हो जाएगा व्यक्तित्व और समूह दोनों से। आइए अब हम लोग 59 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है शिक्षा द्वारा बच्चे को आदेश देने की क्या किया जाना चाहिए, बच्चे को अनुभव को उनके आवाज को प्रमुखता देना, निर्धारित सूचना के अनुसरण करने में बच्चे को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। ठीक है। आइए हम लोग 60वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्ष शिक्षा की पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकत्ववादी होता है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चे का पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है कि शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक होता है, समझने के लिए बच्चे पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। क्लियर है। आइए हम लोग अब 61वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष अवस्था वाले बच्चे को अन्य, ये ऑप्शन कहता है अन्य बच्चे में पृथक किया जाता है तथा केवल भोजन के समय मिलने दिया जाता है। बी कहता है केवल व्यवस्था प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें एक शर्त पर दूसरे बच्चे में घुलने मिलने की आज्ञा होती है कि वह सब व्यवहार संतुलित रखे। आइए अब हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डी ऑप्शन कहता है अन्य बच्चे के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकता हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य बच्चे के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकता हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। आइए हम लोग 62वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्द को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति का यह प्रदर्शन करती है कि वह क प्रश्न क्या होता है, क ऑप्शन है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई। ख कहता है मोहन का पक्ष लेकर भूमिका में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ग कहता है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है।
घ कहता है इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। मोहन का पक्ष लेकर भूमिका में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, चलिए इस प्रकार बाल केंद्रित शिक्षा बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा यहाँ पर यह सेशन समाप्त होता है। आप सभी लोग के लिए धन्यवाद।